सभी को नमस्कार। आज हम अपनी बुक एडवांस अकाउंटिंग जो अपनी बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। वाइंडिंग अप, हिंदी में कहते हैं कंपनियों का विस्तारण। कंपनियों का विस्तारण क्या होता है? कंपनियों का विस्तारण आपने बहुत बार एक टर्म यूज करी होगी और आपने पार्टनरशिप फर्म का समापन देखा होगा ना। तो ऐसे ही हम आज कंपनियों का समापन पढ़ेंगे। भाई एक कंपनी, जो भी एक कंपनी होती है, ठीक है, ये कंपनी है, ये तो आपने अब तक पढ़ा है। कंपनी क्या होती है? भाई एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। क्या होती है कंपनी? कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति मीन्स मतलब ये कानून के द्वारा ही बनाई जाती है और इसका समापन भी कानून के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा भाई कंपनी के मेंबर्स से अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे ये मेंबर्स है कंपनी के, ये मेंबर्स है कंपनी के, तो इस कंपनी का इनसे क्या होता है? सेपरेट एंटिटी होती है। अगर इन सभी मेंबर्स की डेथ भी हो जाए ना, सभी मेंबर्स की डेथ भी हो जाए, जब भी कंपनी क्या रहेगी? चलती रहेगी। ठीक है, कंपनी चलती रहेगी। ओनली ऑन कंपनी का समापन किसके द्वारा हो सकता है? लोग के द्वारा हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से होता है। ठीक है, कंपनी का अपने मेंबर्स से कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई साथ नहीं रहता, मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे भाई कंपनी का समापन क्यों किया जाता है, ठीक है, कैसे होता है, कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कंपनी के समापन की विधियां कौन कौन सी है। हाँ जी, समापन में एक बात है, इस समापन में जब ये समापन होता है कंपनी का, तो कंपनी की जो भी एसेट्स होती है ना, जो भी एसेट्स होती है कंपनी की, जैसे बैंक बैलेंस, कैश, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हो गया, सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है। और जो भी क्रेडिटर्स होते हैं ना, कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स या बैंक होल्डर जो भी पैसे मांगते हैं, उनका पेमेंट किया जाता है। ये सारी प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। समापन की विधियां हिंदी में लिखते हैं। समापन की, मैं ज्यादा हिंदी लिखूंगा, ठीक है। इंग्लिश की जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो मैं बोल दूंगा, आप समझ जाना। हाँ, तो समापन की कौन कौन सी रीति है, कंपनी के समापन की कौन कौन सी रीतियां होती है? तो हमारे पास दो रीति है कंपनी की। ठीक है, एक तो होता है अनिवार्य समापन, अनिवार्य समापन, और दूसरा होता है ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक, अनिवार्य क्या होता है? कंपल्सरी, और ऐच्छिक या इसको वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी एक विशेष प्रकार का कोर्ट ही होता है। ठीक है, हाँ, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अगर भाई कोर्ट जिस चीज को समापन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य समापन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐच्छिक समापन, ये क्या होता है? ऑप्शनल वाइंडिंग अप।
ये तो कोर्ट क्या करता है, ट्रिब्यूनल क्या करता है, एक ऑर्डर देता है कंपनी को, ठीक है, कि भाई कंपनी को क्या करना है, कंपनी को लिक्विडेट करना है, ठीक है। और ऐच्छिक समापन में क्या होता है भाई, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो खुद ही घोषणा कर देते हैं समापन करने की। आ रही है बात समझ में? दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं अनिवार्य समापन, ठीक है। कब किया जाता है, ये लिखते हैं यहाँ पे अनिवार्य समापन, ये कंपल्सरी लिक्विडेशन नहीं, एकदम बाइंडिंग अपनी कह सकते हैं। अनिवार्य समापन फॉलोइंग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है जब क्या किया जाता है भाई, कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है, ठीक है। कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है, तो पहला होता है विशेष प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है, लिख लेते हैं फिर बताते हैं। पहला होता है विशेष प्रस्ताव पारित होने पर, विशेष प्रस्ताव इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल रेजुलेशन पारित होने पर। हाँ जी, ये स्पेशल रेजुलेशंस क्या होता है, जब कंपनी के सभी मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो जब कंपनी के सभी मेंबर्स विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजुलेशन होता है 75% वोटिंग, 75% वोटिंग कंपनी को वाइंडिंग अप करने के पक्ष में हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, विशेष प्रस्ताव कहेंगे, ठीक है। और ये बात मतलब 75 जितने भी शेयर होल्डर हैं उनमें से 75% शेयर होल्डर कंपनी का वाइंडिंग अप करने के पक्ष में सहमत हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव पारित करते हैं। आई बात समझ में? दूसरा जो परिस्थिति है, यदि कंपनी ने देश के विरोधी कोई काम कर दिया भाई, जैसे देश की अखंडता, सोवरेनिटी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ सोवरेनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, ठीक है, अखंडता, एकता, सोवरेनिटी, एकता, इंटीग्रिटी को खतरा आ गया हो, यदि कंपनी से देश की अखंडता, एकता को क्या आ गया हो, यानी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तो भाई देश तोड़ने का काम कर रही है, मतलब ऐसे बहुत सारे काम कर रही है जिससे देश की अखंडता, एकता को खतरा हो रहा है, आपस में लोगों में भाईचारा बिगड़ रहा है, ठीक है, देश के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा कोई काम कर रही हो, या जो भी फॉरेन विदेशी कंट्रीज है, विदेशी राष्ट्र हैं, जो भी विदेशी राष्ट्र फॉरेन कंट्री है, हमारे किसी देशों से क्या होते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, यानी मैत्रीपूर्ण क्या होते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, संबंध को खराब कर रही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है। आई बात समझ में? इंग्लिश में बोले तो भाई कंपनी से देश की इंटीग्रिटी और जो सोवरेनिटी है उसको खतरा हो रहा है, ठीक है, और कंपनी जो कि फॉरेन
फॉरेन कंट्री जो वो कंट्री हमारे देश की जैसे कोई मित्र कंपनी है वो फॉरेन कंट्री क्या है फ्रेंड है तो उनको संबंध खराब कर रही है तो क्या करेगी कोर्ट क्या करेगा कोर्ट कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है ठीक है वाइंडिंग अप करने का आदेश दे सकता है। यदि ट्रिब्यूनल ने सिक कंपनी होती है रुबन कंपनी हिंदी में बोले तो रुबन कंपनी ये रुबन वो वाला मत समझना भाई फीवर हो गया तो क्या होगी कंपनी सिक हो गई सिक का मतलब है कि कंपनी के लॉसेस बढ़ रहे हैं ठीक है और कंपनी प्रॉफिट गेन ही नहीं कर पा रही तो क्या होती है सिक कंपनी हो जाती है। समापन करने का आदेश दे दें। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिक कंपनी है ठीक है और क्या कर सकते हैं ट्रिब्यूनल क्या करता है किसी कंपनी की सिक कंडीशन को देखकर क्या कर सकता है कंपनी एक्ट 2013 के जो चैप्टर है ठीक है चैप्टर नंबर 14 सॉरी चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर 14 कंपनी एक्ट कौन से चलता है हमारा कंपनी एक्ट 2013 इसके अनुसार आदेश दे सकता है ट्रिब्यूनल इसी कंपनी को अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर 14 अगला पॉइंट है यदि कंपनी रजिस्ट्रार जो आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या अदर अन्य कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड पर्सन ठीक है अधिकृत व्यक्ति हिंदी में लिख रहा हूं मैं इंग्लिश वाले बोल देता हूं वर्ड यहाँ पर लिखना है किससे सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑथराइज्ड पर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसने ट्रिब्यूनल को हिंदी में भी ट्रिब्यूनल कहते हैं या न्यायाधिकरण भी कहते हैं तो न्यायाधिकरण से आप समझिए ट्रिब्यूनल को ऐसे लिख सकते हैं ट्रिब्यूनल एक ही बात है हिंदी में इसको न्यायाधिकरण कहते हैं मैं इतना हिंदी में नहीं बता सकता हर चीज की आप समझ जाना मोस्टली स्टूडेंट अपने पास किसके हिंदी मीडियम से ही तो हिंदी मीडियम ज्यादा यूज कर रहे हैं ठीक ट्रिब्यूनल वो आवेदन कर देता है आवेदन करता है अगर कोई या तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अन्य कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन ठीक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो वो ट्रिब्यूनल को क्या करता है आवेदन करता है कंपनी का लिक्विडेशन करने के लिए तो ट्रिब्यूनल कुछ कंडीशन में वो देख भाई ट्रिब्यूनल क्या देखता है अगर कोई कंपनी क्या कर रही है कंपनी की एक्टिविटीज फ्रॉडली है यानी कपटपूर्ण तरीके से बिजनेस कर रही है ठीक है फ्रॉड करके बिजनेस कर रही है तो उसको कंपनी बंद कर सकता है ट्रिब्यूनल। अगला अगर कंपनी का जो
फॉर्मेशन है, कंपनी की जो भाई बढ़ाई गई है, वो उसका उद्देश्य ही क्या हो, फ्रॉड करना हो, किसी के साथ कपट करना हो, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। आ रही है बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, 4 कंडीशन होगी अनिवार्य समापन। यहां तक नोट कर लो एक बार। यहां तक नोट कर लिया? मिटा देते हैं यहां तक, अगली कंडीशन लिखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सबके? अगर समझ में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास मैसेज कर सकते हो। अगला है 5वां, यदि कंपनी एक बार आपको पता है अभी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास भेजने पड़ते हैं, ठीक है? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं कंपनी के, जल्दी बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आते ही दिखते ही दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ठीक है? कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट और चेंजिंग इन इक्विटी। ये सारी चीजें क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि और कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास भेजती है, इसके साथ दो चीजें हो गई थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और एक ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ठीक है? यदि कंपनी पिछले लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों से अपने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने में क्या कर रही है? भेजने में त्रुटि कर रही है, यानी कंपनी भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भेज रही, ठीक है? 5 सालों से, तो वो आरओसी क्या करेगा? शिकायत करेगा ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल क्या कर देगा? कंपनी को लिक्विडेट करने का आदेश दे देगा। आ रही बात समझे? अगली कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंपनी के पास लोन है, यानी डिसेबल टू पेमेंट ऑन लोन, डिसेबल रीपेमेंट ठीक है? यदि कंपनी अपने लोन्स, जो भी कंपनी के पास लोन्स है बकाया, उनको पेमेंट करने में क्या है? डिसेबल है, तो आरओसी, तो ट्रिब्यूनल क्या कर देगा? किसी की शिकायत पर, ठीक है, कंपनी को अनिवार्य समापन करने का आदेश दे सकता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप करने का
आदेश दे सकता है। इसमें लिख लेते हैं कब माना जाता है, कुछ परिस्थिति ऐसी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, हिंदी में लिख रहा हूं इंग्लिश में बोल रहा हूं, एनी पर्सन जिसने जिसने कंपनी को या ऐसे लिख सकते हैं जिसके, एनी पर्सन जिसके कंपनी के पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कंपनी के पास है, यहाँ पर ठीक है, पास 1 लाख रुपए से ज्यादा के लोन्स, हिंदी में कहते हैं ऋण, बकाया, यानी कोई पर्सन कंपनी से 1 लाख रुपए या ज्यादा मांगता है, ठीक है, 1 लाख रुपए ज्यादा मांगता है और बकाया है, और उसके मांगने पर, वो मांगेगा, डिमांड करेगा, मांगने पर 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर कंपनी ना तो क्या करती है, रीपेमेंट करती है, इंग्लिश में लिख देता हूँ रीपेमेंट, समझ जाना, पुनर्भुगतान, रीपेमेंट करती है, और ना ही कोई एग्रीमेंट करती है। आई बात समझ में? तो मान लिया जाएगा कि कंपनी अपने लोन्स का रीपेमेंट करने में डिसेबल है, असमर्थ है, करने में असमर्थ। ये बात समझ में आई या नहीं? हमारा 6th पॉइंट हमने क्या पढ़ा भाई, डिसेबल टू रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को चुकाने में क्या है, कंपनी डिसेबल है, कब माना जाएगा, देखा जाएगा भाई यदि कोई पर्सन, ठीक है, कंपनी जिसने कंपनी को 1 लाख रुपए या ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है, लोन पर दे रखे हैं, और उसने कंपनी से डिमांड की भाई हमारे पैसे वापस दो, कंपनी 21 दिन के अंदर ना तो उसको क्या करती है, पैसे लौटाती है, ना ही उसके साथ एग्रीमेंट करती है आगे गई, ठीक है, क्या माना जाएगा भाई, कंपनी अपने लोन का पेमेंट करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो? किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट? सेकंड कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भाई, कभी कभी कोर्ट क्या कर देता है, कंपनी के लिए डिग्री कर देता है भाई इसको पेमेंट करना ही करना है, कंपनी उसका पेमेंट ना करे तो तभी ये माना जाएगा कि असमर्थ है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं भाई, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, किसी लोन की डिग्री कर दे, कंपनी कहते हैं भाई इसका लोन तो अभी चुकाना ही चुकाना है, और कंपनी उस लोन को न चुका पाए, तभी यह माना जाएगा कि लोन को चुकाने में असमर्थ। या कभी कभी ट्रिब्यूनल क्या कर देता है, कंपनी की सारी लायबिलिटीज एसेट्स देखकर ही कह देता है कि भाई ये अपने लोन्स का पेमेंट करने में असमर्थ है, तो क्या करते हैं, उसका अनिवार्य समापन करने का आदेश दे सकता है। आई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आई? लिख लिया? मिटा देते हैं।
एक कंडीशन और लिख लेते हैं 7 समापन का उद्देश्य। भाई कंपनी का समापन हो रहा है, समापन का उद्देश्य उचित एवं फेयर न्याय संगत। देखो वो तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल अनिवार्य कंपल्सरी वाइंडिंग अप का आदेश दे सकता है, समापन का आदेश दे सकता है। आई बात समझ में? यदि समापन का उद्देश्य जो मोटिव है कंपनी का वाइंडिंग करने का, जो मोटिव है क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्टिस से होना चाहिए, यानी किसी को धोखा देने के लिए कंपनी का समापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट को ऐसे लगे भाई किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड छल कपट नहीं किया जा रहा, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कंपनी समापन करने का आदेश दे सकता है। आई बात समझ में यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं कि मेथड क्या है। भाई जो लिक्विडेशन किया जाता है, वाइंडिंग अप किया जाता है, इसका मेथड क्या है, किस कौन से मेथड से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा काम होता है, मतलब प्रक्रिया, एक तरीके प्रोसीजर। ठीक है, अनिवार्य समापन विधि। भाई क्या क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या काम होगा। ठीक है, प्रोसीजर और कंपल्सरी बाइंडिंग अप। ठीक है, सबसे पहले क्या काम किया जाता है, सबसे पहले कोर्ट के पास क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, कंपनी, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख लेना आप, नोट कर लो। समापन के लिए आवेदन, कंपनी समापन के लिए आवेदन। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, बात है समझने की, समझ में आ जाए तो आप किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, किस एप्लीकेशन किसके लिए हो, बाइंडिंग अप। सबसे पहले तो भाई एप्लीकेशन ही आएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, मैं नीचे लिखूंगा कौन कौन कर सकते हैं। पहला कंपनी खुद, कंपनी भी तो व्यक्ति है, कंपनी व्यक्ति ना, इनकम टैक्स में पढ़ा था ना, 7 तरह के व्यक्ति होते हैं, ऐसी कंपनी की व्यक्ति है। 2 नंबर पे
अंशदाता, अंशदाता क्या होते हैं बताना? जो शेयर होल्डर होते हैं ना वही कंपनी के क्या होते हैं, अंशदाता होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी। अंशदाता लेनदार जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, क्रेडिटर्स लेनदार, आरओसी रजिस्ट्रार और कंपनी, ये क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी लिख रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, भाई इस कंपनी का समापन होना चाहिए। आई बात समझ में? भाई सबसे पहले तो एप्लीकेशन ही दिया जाएगा, हाँ जी। दूसरे नंबर पे क्या होती है, ये जो एप्लीकेशन आएंगे ना, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, कोर्ट साहब क्या करेगा, ट्रिब्यूनल आवेदन पर विचार करेगा, जो एप्लीकेशन आई है ना उस पर क्या करेगा, विचार करेगा। विचार कैसे करेगा, बंद करना चाहिए कंपनी का, बैंड निगम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी जो जो इन्होंने कुछ परिस्थितियां बताई, भाई कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है, कंपनी में ये हो रहा है, तो क्या करता है ट्रिब्यूनल देखता है क्या भाई वाकई में ये हो रहा है, अगर कंपनी में फ्रॉड हो रहा है और जो हमने परिस्थितियां पढ़ी है वो सब कुछ हो रहा हो, तो क्या करेगा, ये मतलब साफ चीजों पर विचार करेगा ट्रिब्यूनल, सब चीज देखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारे पक्ष देखेगा, ठीक है, सभी चीजों को सुनेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा ट्रिब्यूनल, बाइंडिंग आपका आदेश, ऑर्डर, ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल अच्छी तरह देखने के बाद, ठीक है, समझने के बाद कंपनी को बंद करना जरूरी है, इसका समापन करना जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वाइंडिंग अप करने का आदेश दे देगा, ऑर्डर, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, आदेश देगा। और एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर, हिंदी कहते हैं निस्तारक, इसका बाद में पढ़ेंगे इसका क्या रोल होता है, ठीक है। मतलब जब कंपनी का बाइंडिंग होता है, यहाँ तक कोर्ट आदेश देता है, यहाँ तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पावर चलती रहती है कंपनी में। तो जैसे ही कोर्ट आदेश दे देता है कि कंपनी को बंद करना जरूरी है, तो लिक्विडेट एक आदमी आ जाता है और उसकी पावर होती है, ठीक है, सारी कंपनी की, वो सारे एसेट्स को कब्जे में कर लेता है, की नियुक्ति करेगा, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करेगा। आज बात समझ में, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तीन प्रोसीजर होते होंगे, अगली प्रोसीजर लिखते हैं, मिटा देते हैं यहाँ ऊपर का,
चार चार पढ़ ली ना, तीन ही पढ़े। चौथी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्थिति विवरण। जब लिक्विडेटर आ जाता है, ठीक है, कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो भी अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लिखा होता है, भाई हमारे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, और आप देख लो क्या करना है। आएगा समझ में। 5 नंबर पे लिक्विडेटर के अधिकार क्या होते हैं भाई, लिक्विडेटर्स के अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज एवं दायित्व क्या होते हैं। लिक्विडेटर्स का सबसे अच्छा अधिकार ये होता है, जैसे ही लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट होती है, लिक्विडेटर्स कंपनी की सारी एसेट्स को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर ठीक है, फिर एसेट्स का क्या करेगा, लिक्विडेटर सारी एसेट्स को मार्केट में बेचेगा, और उससे जो कुछ भी मनी प्राप्त होगा उससे कंपनी की लायबिलिटीज को पेमेंट करके आ जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज को पेमेंट करने का भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो वो लीगल चार्जेस जो लगे उनका पेमेंट करता है, फिर अपनी फीस लेता है। ठीक है, और लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट करता है। फिर उनके बाद में एक सीक्वेंस में सबसे पहले किसको, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस में पेमेंट करता है, और 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ट्रिब्यूनल को देता है। आई बात समझ में। 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ट्रिब्यूनल को देती है। इसको भी अपने एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में काम है समापन। जब बाइंडिंग अब कंप्लीट हो जाता है तो उसका आदेश कौन देता है, लिक्विडेटर। ठीक है, समापन पूर्ण हो जाने का आदेश आरओसी को सूचना, आरओसी को सूचना। भाई जब सारा काम हो गया, ठीक है, सारा काम पूरा हो गया, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल के पास क्या आ जाता है, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट आ जाता है। लिक्विडेटर ने भाई सारे एसेट्स बेच दिए और फिर लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, उसका अपने एक स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, फिर वो स्टेटमेंट किसके पास भेजता है, ट्रिब्यूनल के पास भेजता है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल करेगा बाइंडिंग अब कंप्लीट हो जाने का आदेश दे देगा। ठीक है, वही बाइंडिंग अब कंप्लीट होगी, कंपनी खत्म होगी, और आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको सूचना दे दी जाएगी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम, जो कंपनी का नाम रजिस्टर होता है ना कंपनी के, रजिस्ट्रार के पास जिसमें कंपनी के नाम लिखे होते हैं, उसमें से कंपनी का नाम हटा देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ये है प्रोसीजर बाइंडिंग अब करने की। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, ये तो था हमारा अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन था वो हमने पढ़ लिया है।
आगे बढ़े। अनिवार्य समापन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ऐच्छिक समापन। क्या था हमारा ऐच्छिक समापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शनल या वॉलेंटरी, वॉलेंटरी बाइंडिंग, वॉलेंटरी बाइंडिंग। ठीक है, ये कैसे होता है, इसकी प्रोसीजर, उसमें तो बोर्ड का काम था, इसमें क्या हो रहा है भाई, कंपनी के मेंबर्स अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो पहला है इसमें, इसके कुछ तरीके हैं, साधारण प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन द्वारा। ठीक है, कब होता है, जब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं एओए, एओ में क्या हो, व्यवस्था हो, एओ पहले जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनमें क्या है, व्यवस्था हो, तो साधारण प्रस्ताव द्वारा भी क्या किया जा सकता है, साधारण प्रस्ताव होता है 51% वोटिंग, 51%, 51 क्या 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा, इसके पक्ष में वोटिंग आ जाती है तो ऑर्डर रेजुलेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा विशेष प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव अपन ने देख लिया, 75% वोटिंग वाला होता है, 75% वोटिंग वाला होता है। स्पेशल रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, मिस्टेक होगी, सॉरी। विशेष प्रस्ताव क्या होता है भाई, विशेष प्रस्ताव यदि भाई अंतर नियम जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर व्यवस्था हो, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से लिख दिया भाई ऐसा कुछ भी हो जाए तो हम कंपनी का क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग अप कर सकते हैं। आर्टिकल में अगर व्यवस्था हो तो साधारण प्रस्ताव द्वारा क्या किया जा सकता है, वाइंडिंग अप किया जा सकता है। और अगर साधारण प्रस्ताव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसको व्यवस्था नहीं है तो स्पेशल रेजुलेशन पास किया जाता है। ठीक है, स्पेशल रेजुलेशन पास किया जाता है। आगे लिखते हैं, ये इसके बाद ही प्रोसीजर है। जो भी कंपनी के लेनदार होते हैं ना, लेनदारों की भी क्या बुलाई जाती है, सभा। भाई कंपनी में ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास कर दिया, स्पेशल रेजुलेशन पास कर, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या हो, व्यवस्था हो, तो क्या कर सकती कंपनी, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन व्यवस्था नहीं है तो कंपनी स्पेशल रेजुलेशन पास कर सकती है। ठीक है, फिर इसके अगले दिन या तो उसी दिन जब ये मीटिंग हो रही है उसी दिन या उसके अगले दिन लेनदारों की एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है, लेनदारों की सभा बुलाकर लेनदारों को क्या बताया जाता है कि भाई हम कंपनी का क्या करना चाहते हैं, वाइंडिंग अप करना चाहते हैं। ठीक है, और हमारे पास इतनी एसेट्स है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, हमारी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं।
कंपनी जो भी एक्टिविटीज हो रही है प्रेजेंट टाइम में वो भी लेनदारों को बताई जाती है, ठीक है। सारे लेनदारों की, सारे क्रेडिटर्स की क्या बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है, ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी यही है, ये शोधन क्षमता की घोषणा। सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता की घोषणा। शोधन क्षमता की घोषणा भी यही है कि भाई हमारे पास सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी होता है कि भाई हमारे पास इतनी एसेट्स हैं कि क्या कर सकते हैं, हम सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स होल्डर, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, हम सबका पेमेंट कर सकते हैं। ये बात भी किनको बतानी पड़ती है, क्रेडिटर्स को बतानी होती है, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई, तो प्रॉब्लम। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ना, ये जब भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया उससे 30 दिन पहले ही करनी होती है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की घोषणा, सॉल्वेंसी घोषणा कब करनी होती है, इससे 30 दिन पहले या पहले ही की जाती है। आरओसी को भी ये बात बता दी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये काम हो जाने के बाद क्या करते हैं, बाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगी, बाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगी। बाइंडिंग अप की प्रक्रिया, सेम वही काम, निस्तारक की, लिक्विडेटर की क्या की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, लिक्विडेटर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है। सेम आगे वही प्रोसीजर है। उसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी शक्तियां क्या हो जाती है, उनकी पावर समाप्त हो जाती है, लिक्विडेटर की पावर चलती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या और कोई अधिकारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के किसको देते हैं, लिक्विडेटर्स को बनाते हैं, लिक्विडेटर्स को देते हैं। आ रही बात समझ में? जहां तक कोई प्रॉब्लम उसमें अनिवार्य समापन में हमने पढ़ा था, ट्रिब्यूनल को, लिक्विडेटर्स ट्रिब्यूनल को देता था अपना स्टेटमेंट बना के, यहाँ पे ट्रिब्यूनल को नहीं देता है, ठीक है। आरओसी के पास सूचना भेज दी जाती है, आरओसी क्या कर देता है, कंपनियों की लिस्ट में से कंपनी का नाम हटा देता है। यहाँ तक बात समझ में आई, दोनों प्रक्रिया समझ में आ गई। कंपल्सरी बाइंडिंग अप और वॉलंटरी एंड बाइंडिंग अप दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज। हिंदी में कहते हैं अंशदाता। कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अंशदाता क्या होते हैं भाई? जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। शेयर होल्डर की लिस्ट बनाने का उद्देश्य क्या रहता है? अगर सपोज करो कंपनी के पास इतनी एसेट्स नहीं है जिससे कंपनी की सारी लायबिलिटीज का पेमेंट किया जा सके, तो यही पर्सन जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी कुछ पैसे कंपनी को पेमेंट करते हैं, ठीक है। तभी तो इनको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है, ठीक है। पहले इनका नाम क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, पर जैसे ही
लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, इनका नाम चेंज हो क्या हो जाता है, अंशदाता हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो लायबिलिटीज को पेमेंट करने में, ठीक है, पूरी एसेट्स नहीं होती, तो क्या करेंगे, इनसे ही पैसे लिए जाते हैं, यही आखिर में पेमेंट करते हैं। अगर उल्टा हो जाए, भाई कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स हैं, लायबिलिटीज कम है, ठीक है, मतलब एसेट्स का पेमेंट करने के बाद भी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद भी एसेट्स बच रही है, मतलब पैसे बच रहे हैं, तो इनको पैसे दिए भी जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ, दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, एक तो ए लिस्ट के और एक बी लिस्ट के, ए लिस्ट के और एक बी लिस्ट के। ए लिस्ट के कौन से होते हैं? जो भी विद्यमान, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, विद्यमान एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? ए लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और बी लिस्ट में कौन से आएंगे? बी लिस्ट में ऐसे शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर जिसने वाइंडिंग अप, जिसने वाइंडिंग अप की डेट से, वाइंडिंग अप की तिथि से पहले 1 ईयर के अंदर अपने शेयर ट्रांसफर किए हो, ट्रांसफर या हस्तांतरित किए। जैसे सपोज करो वाइंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2021 को वाइंडिंग अप हो रहा है, ठीक है। तो 31 मार्च, इस पीरियड में 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक के पीरियड में, एक साल की अवधि में जिस शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है, जो ट्रांसफर कर दिए, वो भी क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की सूची में लिखे जाएंगे, लिस्ट में लिखे जाएंगे। ऐसे क्या बोलते हैं? बी लिस्ट के शेयर होल्डर। आई बात समझ में? इनका दायित्व, इनका जो ए लिस्ट वाले होते हैं, इनका दायित्व, इनकी लायबिलिटी क्या होती है? आदत राशि या अनकॉल्ड मनी, इनका दायरा अनकॉल्ड मनी तक होता है। जैसे एक शेयर्स का प्राइस 10 रुपए है और शेयर होल्डर ने 8 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो समापन के टाइम ये 2 रुपए और कंपनी को देंगे। कितना? 2 रुपए और कंपनी को देंगे। यही तो है आदत, यानी अनकॉल्ड। आई बात समझ में? जो भी आउटस्टैंडिंग कॉल है अनकॉल्ड, वो अगर 10 रुपए है और 8 रुपए पहले दे चुके, तो 2 रुपए तक ही इसका क्या रहता है? दायित्व रहता है। इनका दायित्व भी आदत राशि, अनकॉल्ड मनी,
इनका दायित्व भी कितना रहता है, जो आदत राशि है, आदत राशि उतना, ठीक है। या एक लाइन और लिख लो इसमें, अनकोड मनी तक रहेगा। आगे एक बात और लिख लेना, ये ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे, ऐसी लायबिलिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे जो इनके सदस्य न रहने के बाद हुई हो, जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, वाइंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2021 को, ठीक है। मिस्टर राम है, मिस्टर राम के पास 2 लाख रुपए के शेयर्स थे। मिस्टर राम के पास कितने रुपए के शेयर्स थे? 2 लाख रुपए के शेयर्स थे, 2 लाख रुपए के शेयर्स थे, ठीक है। और मिस्टर राम ने 30 सितंबर 2020 को अपने शेयर्स क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अगर इसके बाद कोई नई लायबिलिटी 30 सितंबर से पहले की अगर कोई लायबिलिटीज है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा मिस्टर राम भी, ठीक है। बट 30 सितंबर 2020 के बाद कोई भी लायबिलिटीज आई हो, क्रेडिटर्स अगर बढ़े हैं ना, तो उसके लिए मिस्टर राम क्या रहेगा? रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यही बात मैंने हिंदी में लिख दी है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगली लाइन लिख लेते हैं, इनका दायित्व अनुपातिक आधार पर निकाला जाता है। इनका दायित्व प्रोपोर्शनल रेशो में निकाला जाता है, ठीक है। शेयर्स के प्रोपोर्शनल रेशो में, इनकी लायबिलिटी शेयर्स के प्रोपोर्शनल रेशो में, अनुपातिक शेयर्स के, ठीक है, अनुपातिक होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए लिस्ट में ऐसे शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर हैं, विद्यमान है, इनका दायित्व आदत जो राशि है अनकोल्ड मनी तक होता है, ठीक है। जैसे 10 रुपए का शेयर्स है, 8 रुपए पहले आगे 2 रुपए ही रहेगा, ठीक है। बी लिस्ट में ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्होंने वाइंडिंग अप की डेट से पहले यानी 1 साल के अंदर जिन्होंने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हो, वो बी लिस्ट में आएंगे, ठीक है। और इनका दायित्व भी अनकोल्ड कैपिटल वो अनकोल्ड मनी तक रहता है। और ये ऐसे दायित्वों के लिए, ऐसे लेनदारों के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे जो इनके सदस्य न रहने के बाद, यानी सदस्यता से हटने के बाद उत्पन्न हुई हो। और इनका जो दायित्व कैसे निकाला जाएगा? शेयर्स के प्रोपोर्शनल रेशो में निकाला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ए लिस्ट, बी लिस्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम रहे तो मैसेज करना।
हमने कंपल्सरी वाइंडिंग अप की प्रोसीजर पढ़ ली, वॉलेंट्री की पढ़ ली, कंट्री जो कंट्रीब्यूटरी होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये क्या होता है? मैंने बताया था भाई, जैसे ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, जैसे ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो जो भी कंपनी सेक्रेटरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो क्या बनाकर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर देते हैं। इसमें क्या बताते हैं वो सारी बात बताएंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, परफॉर्मा बनाते हैं, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। जो भी कंपनी है और जो भी कंपनी है उसका नाम और डेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी डेट होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। अब बनाते हैं इसका परफॉर्मा। ऐसा परफॉर्मा बना लेना यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एक सीक्वेंस में बनाया जाता है, ये सीक्वेंस में बनाया जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है एसेट्स नोट एज पर लिस्ट ए, एज पर लिस्ट ए। सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स, ऐसी एसेट्स लिखते हैं जो फ्रीज नहीं है, यानी गिरवी नहीं रखी है, ठीक है। ऐसी एसेट्स सबसे पहले लिस्ट ए में एज पर लिस्ट ए के अनुसार एसेट्स नोट स्पेशली प्लीज्ड, मतलब जो कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी गई है, ऐसी एसेट्स को लिखते हैं। कौन कौन सी होगी भाई? कैश इन हैंड, जो भी है, जो भी गिरवी नहीं रखी गई ना, प्लीज्ड नहीं है, स्पेसिफिकली क्या नहीं है, प्लीज्ड नहीं है, उन एसेट्स को लिख देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास है, ट्यूशन आए तो ट्यूशन में जो भी हमारे पास है, और फॉर्मा बना रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं एसेट्स, ठीक है। कैश इन हैंड हो गया, कैश बैंक हो गया, अनकोल्ड कैपिटल होगी, डेटर्स हो गए, फर्नीचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, सारी एसेट्स का तो हम नाम लिखेंगे नहीं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गए, ये ऐसे एसेट्स को हम लैंड एंड बिल्डिंग में, अगर लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक नहीं लिखा, स्टॉक भी लिख लो कहीं पे, ठीक है। ये स्टॉक डेटर्स दिख तो रहा है ना, मैं जगह बचाने के लिए कुछ स्पेस नहीं छोड़ रहा। हम ऐसे एसेट्स का नाम लिख देंगे, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, ये ऐसे एसेट्स का नाम लिख देंगे जो कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी गई है, ठीक है। और इनका टोटल कर लेंगे और इनका टोटल लिख देंगे यहाँ पे, इनका टोटल लिख देंगे यहाँ।
सारी एसेट्स का टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ में? दूसरे नंबर पर हम एक कॉलम बनाते हैं, ये रो बनाते हैं और ऐसी एसेट्स का नाम लिखते हैं जो कहीं पर गिरी हुई है। एसेट्स स्पेसिफिकली लीज्ड। सब पहले तो हमने क्या लिखा था, एसेट्स नोट स्पेसिफिकली लीज्ड, और आप क्या लिखते हैं, एसेट्स स्पेसिफिकली लीज्ड एज पर लिस्ट बी, एज पर लिस्ट बी। ये हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट बनाने होते हैं एज पर लिस्ट ए बी सी डी, ठीक है, उसके अनुसार होता है काम। एसेट्स स्पेसिफिकली लीज्ड कैसे होती है, जैसे सपोज करो भाई कोई क्रेडिटर्स है, जैसे कोई क्रेडिटर्स है, कोई क्रेडिटर्स है, हमसे 1 लाख रुपए मांगता है, कंपनी से 1 लाख रुपए मांगता है, और उसके पास कंपनी की एक बिल्डिंग, उसके पास कंपनी की एक बिल्डिंग है जो 2 लाख रुपए की है, वो क्या है, गिरवी रखी हुई है। 1 लाख के बदले 2 लाख की बिल्डिंग क्या रखी हुई है, गिरवी रखी है, तो ये क्या कहलाती है, स्पेसिफिकली लीज्ड कहलाती है। आ रही है बात समझ में? यानी स्पेशल रूप से क्या होती है, गिरवी होती है किसी क्रेडिटर्स के पास, बैंक ओडी के पास, किसी भी रूप से, ठीक है, लायबिलिटी साइड में जो भी दिखाई देता है, किसी के पास भी क्या हो सकती है, गिरवी हो सकती है, लीज्ड हो सकती है। तो इनके बारे में लिखते हैं। तो भाई ऐसी जो भी एसेट्स है ना हमारे पास, उनकी हम क्या करते हैं, एस्टीमेट, एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी जो भी रिलायजेबल वैल्यू, हम अंदाजा लगाएंगे, हम सोचेंगे भाई हमारे पास जो जो भी एसेट्स है ना, जो भी एसेट्स, प्लांट है, मशीनरी है, वो और कुछ भी है, वो अगर गिरवी रखी हुई है, लीज्ड है, अगर गिरवी रखी हुई है, तो उनकी एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू, हम एक अनुमान करेंगे भाई वो इतने में बिक जाएगी, वो जो भी एसेट्स गिरवी रखी गई है वो इतने मनी में बिक जाएगी, ठीक है। ये एक्स एक्सेस समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लिखो, यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, उनका एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब बात आती है, सब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं भाई, जिनके पास ये एसेट्स गिरवी है। अभी तो एग्जांपल दिया क्रेडिटर्स वाला, तो क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए का है, तो क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए का है, उसके पास 2 लाख रुपए की क्या है, लैंड, वो प्लांट मशीनरी गिरवी है, बिल्डिंग गिरवी थी, तो वो क्या हो गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया। आई बात समझ में? यानी सिक्योर्ड, सुरक्षित है, उसका पैसा सुरक्षित है, ठीक है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ज्यादा हैं और हमारे एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू कम है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास आई 5 लाख रुपए की और ये हमारे पास 6 लाख रुपए के हो रहे हैं, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मनी ज्यादा हो रहा है, इससे एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू से, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेफिशिएंसी। इसको कैटेगरी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ए बी स्मॉल में, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, डेफिशिएंसी। आई बात समझ में? कैसे आई, अगर एस्टीमेट रिलायजेबल वैल्यू कम है, किससे, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, जैसे 5 लाख की ये रिलायजेबल, हमने सोचा भाई 5 लाख रुपए की सारी एसेट बेची जा सकती है, बट हमारे क्रेडिटर तो 6 लाख रुपए के हैं, तो ये डेफिशिएंसी आ रही है अभी, ठीक है। और ये जो बचे हुए क्रेडिटर्स है ना, ये कहाँ पर दिखाए जाएंगे, इनका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट होगा, ठीक है। अगर ये पैसा ज्यादा हो
एस्टिमेट रिलाइजेबल वैल्यू चाहता हो, ये कम हो, ये जैसे 6 लाख रुपए का है और ये 5 लाख रुपए का है, तो ये हमारा आ जाएगा सरप्लस। ये क्या आ जाएगा? सरप्लस। आई बात समझ में? ये क्या आ जाएगा हमारा? सरप्लस। चारों पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? एस्टिमेट भाई जो भी एसेट स्पेसिफिकली प्लीज है उनके हम क्या लेते हैं? उनके हम एस्टिमेट रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं। भाई हम देखते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं। अगर एस्टिमेट रिलाइजेबल वैल्यू कम है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से तो हमारी डेफिशिएंसी आती है, अगर ज्यादा है तो हमारा क्या आता है? सरप्लस आता है। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई? तो इस जो सरप्लस को यहाँ लिख देंगे, सरप्लस किससे किससे हो रहा है सरप्लस? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज, इनसे तो सरप्लस हो रहा है भाई प्लीज। इस सरप्लस को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ नहीं। अब ये जो अमाउंट, ये किसका हो गया? ये ऐसा अमाउंट हो गया जो भी एसेट्स हमारे गिरवी नहीं रखी गई थी उनका टोटल हो गया। जो भी एसेट्स हमारी गिरवी नहीं रखी हुई थी उनका टोटल हो गया। और ये सरप्लस जो गिरवी रखी हुई थी ना, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बच रहा है, इन दोनों का क्या कर लेंगे? हम टोटल कर लेंगे। इन दोनों का क्या कर लेंगे? हम टोटल कर लेंगे। ठीक है। अब ये पैसा किस काम आएगा? ये हमारे पास एस्टीमेट टोटल एसेट्स है, इसको हम लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एस्टीमेट टोटल एसेट्स। किसके लिए है अब ये अवेलेबल? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसके लिए? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। Creditors which having floating charge। ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक तो फ्लोटिंग चार्ज होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज तो हमने पढ़ लिया भाई, एक एसेट्स के ऊपर ही चार्ज होता है। वो एसेट्स बिकेगी तो सबसे पहले उसके ऊपर उसका पैसा दिया जाएगा, जैसा हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखा था भाई, एक एसेट्स को अपने कब्जे में लेकर बैठे रहते हैं। और फ्लोटिंग चार्ज होता है सारी एसेट्स पर, सारी एसेट्स पर। अगर वो एसेट्स बेची जाएगी तो पहले उनको पैसा दिया जाएगा। नॉर्मली डिवेंचर होल्डर होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होते हैं? डिवेंचर्स होल्डर होते हैं। एकदम जैसे डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर और एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भाई हमने सरप्लस और दोनों एसेट्स, एक तो प्लीज्ड वाली और एक अनप्लीज्ड वाली, ठीक है। मतलब जो प्लीज्ड नहीं है, प्लीज्ड है, दोनों का क्या कर लिया? प्लीज्ड है उसमें भी हमने क्या निकाला? सरप्लस निकाला। इस सरप्लस का और उस अमाउंट का दोनों का टोटल किया है। ये अमाउंट, ये जो टोटल एसेट्स है ये किसके लिए अवेलेबल है? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको कंपनी के लिक्विडेशन पर सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, ठीक है। मैं नोट्स में लिखाऊंगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ठीक। फिर सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स जो क्या रखते हैं? फ्लोटिंग चार्ज रखते हैं, जैसे डिवेंचर्स होल्डर
और अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ये सारा पैसा किसके लिए, इनके लिए है। आई बात समझ में। अगर हम समरी लिखना चाहें, या आप समरी भी लिख सकते हैं, एसेट्स की ग्रोथ, यहाँ पर एसेट्स की समरी लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, समरी ऑफ एसेट्स, समरी ऑफ एसेट्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एस्टीमेट, एस्टीमेट रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टीमेट रियलाइजेबल, सुन लेना दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो एस्टीमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू किसका, एसेट्स स्पेशली ऑफ लिस्ट बी, यहाँ पर मैं लिस्ट बी करता हूँ, लिस्ट बी एसेट्स, लिस्ट बी एसेट्स भाई, जो भी लिस्ट बी की यानी जो लिस्ट है उनकी रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और इसकी भी लिख देंगे अदर एसेट्स, अदर्स एसेट्स। एसेट्स की समरी भाई, टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है, इनका टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रोस एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स की समरी होगी, ग्रोस एसेट्स हो जाएगी। इसको हम वहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसको हम वहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, नोट कर लो, यहाँ तक बात समझ में आई, नोट कर लो। भाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, ये तो ऊपर तक लिख लोगे फॉर्म में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और कंपनी का नाम और जब भी डेट को बना रहे हैं उस डेट को। सबसे पहले एसेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लीज्ड, मतलब जो स्पेसिफिकली प्लीज्ड नहीं है उन एसेट्स को हम कैटेगरी ए में, वो लिस्ट ए में रखते हैं, जैसे कैश इन हैंड, जो भी कैश एट बैंक, डेटर्स वगैरह जो भी हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं जो गिरवी नहीं रखी गई उनको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ए लिस्ट में। फिर हम लिखते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड एज पर लिस्ट बी, ऐसे एसेट्स को लिखते हैं जो स्पेसिफिकली क्या है, प्लीज्ड है, गिरवी रखी गई है, उनकी सबसे पहले तो एस्टीमेट रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं, फिर सिक्योर क्रेडिटर्स का जितना पैसा है वो लिखते हैं, फिर डेफिशिएंसी, अगर एस्टीमेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है सिक्योर क्रेडिटर्स तो हमारी डेफिशिएंसी आ जाती है, अगर एस्टीमेट रियलाइजेबल वैल्यू जाता है सिक्योर क्रेडिटर्स से हमारे क्या आ जाता है, सरप्लस आ जाता है, ठीक है। इस सरप्लस को यहाँ पर लिख देंगे, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, एस्टीमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स व्हिच हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, जैसे डिबेंचर्स होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फ्लोटिंग चार्ज में नहीं आता, डिबेंचर्स होल्डर ही आते हैं फ्लोटिंग चार्ज में, ठीक है। सारे डिबेंचर्स होल्डर फ्लोटिंग चार्ज में होते हैं, अगर कोई क्रेडिटर्स को भी फ्लोटिंग चार्ज बता दिया जाता है तो वो भी होता है। यहाँ पर समरी लिख लेंगे एसेट्स की एस्टीमेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ लिस्ट बी की एसेट्स और अदर एसेट्स, दोनों का टोटल समरी ऑफ एसेट ग्रोस एसेट्स आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आएगी। यहाँ तो मिटा दूं, मिटा देते हैं। आगे लिखते हैं उसके, ये दूसरी तरफ नहीं है, ये उसके नीचे ही है, ये उसके नीचे ही है। हमने कहां से लिखा था उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एस्टीमेट टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स फॉर
किन किन के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अच्छा मैं बार बार बता रहा हूँ ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, पहले इसको ही बता दूं कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। देखो जब भी कंपनी का लिक्विडेटर होता है, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ये सब वाइंडिंग अप होता है, तो सबसे पहले किनको पेमेंट करना, सबसे पहले डिवेंचर्स होल्डर ये सब आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जिनको पेमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है, जैसे कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट। तो अगर किसी कंपनी की सैलरी 12 महीने की सैलरी बकाया है, अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय की 12 महीने की सैलरी बकाया है, तो उसमें से 4 महीने की सैलरी किसमें ली जाएगी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मानी जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स कोई भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बकाया होना, तो क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा। आज बात समझ में। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कंफ्यूज मत होना। अरे मिटा दिया सॉरी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, हाँ जी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स होल्डर, सिक्योर्ड होते हैं डिवेंचर होल्डर किसके द्वारा, फ्लोटिंग चार्ज से, फ्लोटिंग चार्ज, एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड अनसिक्योर्ड, ये उसमें पिछले लिखा था ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पहले लिखा था ना, उसको यहाँ पर लिखा है भाई, अलग से नहीं लिख रहे, पहले लिखा उसको यहाँ पे लिखा है, बीएफ लिख लेते हैं, ब्रूट फॉरवर्ड, और वही वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। आज बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं यहाँ पे लायबिलिटी, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास लायबिलिटी है, यहाँ पर भी एक कॉलम लिख देते हैं, कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम, अच्छा यहाँ पर पहले हम लायबिलिटी लिख लेते हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिखते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हाँ जो हमने लिस्ट बी में लिखा था ना, लिस्ट बी में जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर लिखा था उसको केवल लायबिलिटीज वाले कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे हम ग्रॉस लायबिलिटीज का कॉलम लिखेंगे, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटीज, और ग्रॉस लायबिलिटीज के कॉलम में हम केवल और केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखेंगे। आगे बात में उस साइड में हम उसमें से डिटेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम डिटेक्ट करना शुरू करते हैं, घटाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, तो सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को किया जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। ये इसमें से क्या होगा, लेस होगा, लेस होगा। आगे बात समझ में भाई, जो पैसा हमारा एस्टिमेट टोटल एसेट्स था, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या काम, एक और दो काम हो रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनका टोटल कितना करेंगे, ये सारे क्रेडिटर्स जो है ग्रॉस लायबिलिटीज आ जाएगी जिससे, ठीक है। फिर हमारा जो पैसा बच गया, ये क्या किसके लिए बच गया, एस्टिमेट टोटल एसेट्स, अब किसके लिए बच गया, टोटल एसेट्स फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देंगे आप केवल डिवेंचर होल्डर, होल्डर जो सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज है, और एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर, ठीक है। अब किन को देंगे, डिटेक्ट, यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, यहाँ
इसको भी डिटेक्ट करेंगे। डिवेंचर्स होल्डर, डिवेंचर्स होल्डर। सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होते हैं किससे? सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। इसको लेस करेंगे, लेस करेंगे तो अब जो अमाउंट आएगा वो किसके लिए आ जाएगा? यहां पर भी लिख देंगे इसको, एस्टिमेट टोटल एसेट्स, अब एस्टिमेट टोटल एसेट्स भी ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? एस्टिमेट बैलेंस भी लिख सकते हैं। भाई बैलेंस शीट बताए, टोटल एसेट्स तो सबके लिए थी। एस्टिमेट बैलेंस फॉर किन के लिए है भाई? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आई बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, प्रेफरेंस क्रेडिटर्स तो लिस्ट सी में आएंगे, लिस्ट एज पर लिस्ट सी, और डिवेंचर होल्डर लिस्ट डी में आएंगे, लिस्ट डी। ठीक है, अब डिटेक्ट किनको, किनका बच गया पैसा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वो वाले तो क्रेडिटर शामिल है जो कहीं से सिक्योर नहीं किए गए हैं, और पार्शियल अनसिक्योर्ड भी आते हैं। जैसे एक क्रेडिटर है जो हमसे 5 लाख रुपए मांगता है, उसके पास 4 लाख की बिल्डिंग है गिरवी, तो उसका 1 लाख बच गया, वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से भी जोड़ा जाएगा। आएगा समझ में? और जो बचे के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लेस कर देते हैं, यहाँ पे हम लेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम इसको जोड़ देते हैं। अब ये या तो हमारे पास डेफिशिएंसी आएगी, या हमारे पास क्या आएगा? सरप्लस आएगा। या तो हमारे पास क्या आएगी? डेफिशिएंसी आएगी, या हमारे पास सरप्लस आएगा। तो एस्टीमेट सरप्लस या डेफिशिएंसी। आगे बात समझ में यहाँ तक? सरप्लस डेफिशिएंसी आ गया। अगर हमारे पास कोई अनकोल्ड कैपिटल है तो उसको मंगा लेंगे, कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल उसको मंगा लेंगे। ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल है उनको मंगा लेंगे। अब जो हमारे पास पैसा बच गया, क्या जब सरप्लस बच गया या डेफिशिएंसी बच गई, ये मेंबर्स के लिए है। भाई हमारे पास अगर कोई कोल्ड अप कैपिटल है तो वो मंगाएंगे। अब इसके बच गई एस्टीमेट सरप्लस या डेफिशिएंसी रिगार्ड्स मेंबर्स। किन के लिए बच गया भाई? ये मेंबर्स के लिए बच गया। एज पर लिस्ट, एज पर लिस्ट। अच्छा, डी ये लिस्ट ई है। जो हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन सी लिस्ट में आएंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन सी लिस्ट में आएंगे? ई में आएंगे। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट किस में आएंगे?
ई में आएंगे, एफ में आते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे पैसा अपनी सरप्लस बचा हुआ है तो उसके बाद हम प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स को देते हैं। किनको देते हैं? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर नहीं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर। किनको देते हैं? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, जो लिस्ट एफ में आता है। फिर उसके बाद भी जो पैसा बच जाता है वो हम किनको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, वो लिस्ट जी में आते हैं। और अगर हम इनको मेंबर कहें तो लिस्ट एच। सबसे बाद में क्या होता है? इनको देने के बाद सबसे बाद में हमारे पास क्या आ जाता है? एस्टीमेट सरप्लस डेफिशिएंसी रिगार्ड एज पर एच। यहाँ तक बात समझ में आई? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स मैंने बता दिया भाई। एम्प्लॉय की, कंपनी के एम्प्लॉय की कोई भी ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज की कोई भी सैलरी जो 12 महीने से पहले की ड्यू हो तो 4 महीने की सैलरी क्या हो जाएगी? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स मानी जाएगी। और कोई भी टैक्स 12 महीने की अवधि से पहले के, मतलब 1 साल की टाइम के जो भी हमारे पास टैक्सेस हैं वो सब क्या जाएगी? प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स में मानी जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? एक डेफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट भी बनाया जाता है। उसमें एक साइड में तो हम लिखते हैं ऐसे आइटम जो क्या करते हैं? डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और दूसरी साइड में हम ऐसे आइटम लिखते हैं जो डेफिशिएंसी को कम करते हैं, सरप्लस को बढ़ाते हैं। डेफिशिएंसी को बढ़ाने का आइटम है जैसे एक्सेस हो गया किसका? कैपिटल एंड लायबिलिटीज का, एसेट से। डिविडेंड अगर पे किया है तो ट्रेडिंग लॉस हो गए, ये सारे डेफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और डेफिशिएंसी कम कौन करते हैं? सरप्लस कौन बढ़ाते हैं? एक्सेस। अगर एसेट ज्यादा है तो सरप्लस बढ़ाएगा, कोई भी ट्रेडिंग प्रॉफिट हो तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट ऐसे बनाया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने बना लिया, मिटा दें, नोट कर लिया आपने। आप रिवाइज करना एक बार बुक से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। ज्ञान आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।